हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा क्लासेस। बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में, इस लेक्चर में। और आज बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम फार्मासिस्ट के लिए 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जी हाँ बच्चों, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, क्योंकि इसमें मैं जो आज डिस्कस कराने जा रहा हूं आपको, एम्स और ईएसआईसी और आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम में आए हुए पीवाईक्यूज तो रहेंगे, साथ ही साथ दूसरे फार्मासिस्ट एग्जाम, जो भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम जो कंडक्ट हो चुके हैं, उनके भी क्वेश्चंस रहेंगे और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी कराए जाएंगे। दोस्तों, ये तो जनरल बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन अब इसके आगे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की जो वैकेंसीज आती है उनके लिए ये सीरीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको हर सब्जेक्ट के हर तरह के क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। इससे पहले ढेर सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, बहुत सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं। तो डेफिनेट सी बात है कि इन क्वेश्चंस के थ्रू आप अपने एग्जाम्स की तैयारी को बहुत अच्छे से एक नए लेवल पर ले जा सकते हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड होंगे टैबलेट डोजेस फॉर्म चैप्टर से। टैबलेट डोजेस फॉर्म बच्चों, आपको जैसे कि पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके का टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप देखें, बात करें, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी किससे रहती है? आपके टैबलेट डोजेस फॉर्म से रहती है। टैबलेट डोजेस फॉर्म क्वेश्चन से एग्जाम जो टॉपिक है उससे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आज ये इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे और डेफिनेट सी बात है, इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हमारा ये जो टैबलेट सब्जेक्ट को लेकर जो डर है या टैबलेट टॉपिक को लेकर जो डर है, वो एकदम से दूर हो जाएगा और हमारे आने वाले एग्जाम्स में हम इनके क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे, हर क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस करेंगे, फिर उसके आंसर्स पर बात करेंगे। तो हर क्वेश्चन के पीछे, आंसर के पीछे हम लोग लॉजिक लगाएंगे, अपना कंसेप्ट लगाएंगे, तब जाके हम फाइनल आंसर पर पहुंचेंगे। तो डेफिनेट सी बात है कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो बच्चों, लास्ट तक जुड़े रहिएगा इस वीडियो में और 25 क्वेश्चंस के थ्रू आप इस टैबलेट टॉपिक को एकदम से क्रिस्टल क्लियर करिएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टैबलेट डोजेस फ्रॉम 25 एमसीक्यूज। चलिए तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने फार्मास्यूटिक्स जो टॉपिक था उसका जनरल फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट कंप्लीट किया था, जिसमें एक्सीपिएंट और जनरल फार्मास्यूटिक्स डिस्कस किया था। वहां पर भी हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग टैबलेट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो एम्स पटना 2023 का क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पर एक एक करके हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ टैबलेटिंग? इनमें से कौन सी प्रोसेस या कौन सी स्टेज टैबलेट बनाने के लिए इंक्लूड नहीं की गई है? ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमें इसमें ध्यान देना होगा। तो इसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा आंसर, तो आप सोच ही रहे होगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि टैबलेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम दो मेथड्स बेसिकली यूज करते हैं। पाउडर से डायरेक्टली बना सकते हो, जिसको बोले हम डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड, और दूसरी मेथड जो है आपकी, कौन सी? आपकी ग्रेनुलेशन मेथड। अब ग्रेनुलेशन मेथड में भी अगर हम बात करें तो दो मेथड होती हैं आपका वेट ग्रेनुलेशन और दूसरा ड्राई ग्रेनुलेशन। ये दो मेथड होती हैं, ठीक है। अब इन मेथड्स को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। इनमें देखिए जो प्रोसेस कौन कौन सी हो सकती थी। इसमें हम वेइंग करते थे, कॉमन कॉमन देख लेते हैं, कुछ स्पेसिफिक भी देख लेंगे। वेइंग, मिक्सिंग या ब्लेंडिंग करते थे, मिक्सिंग भी करते थे या ब्लेंडिंग भी नाम देते थे। इसके अलावा अगर हम देखें ठीक, और इसके अलावा यदि हम देखें तो आपकी और भी प्रोसेस रहती, वेट मासिंग, ड्राइंग, सीविंग, स्लगिंग, ठीक है। ये बहुत सारी प्रोसेसेस थी।
तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें, देखिए ब्लेंडिंग ग्रेनुल्स भी बन रहे हैं तो ग्रेनुलेशन सीविंग के थ्रू ग्रेनुल्स बन रहे थे या स्लगिंग के थ्रू ग्रेनुलेशन। तो देखिए ड्राई ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग कर रहे थे, मिक्सिंग कर रहे थे, हम मिक्सिंग करना बहुत जरूरी है टैबलेट में। ग्रेनुलेशन ग्रेनुलेशन टेक्निक में हम लोग ग्रेनुल्स बना रहे थे, तो ये भी जरूरी है। तो ये तो दोनों होते हैं। कोटिंग, जी हाँ, टैबलेट कोटिंग आपने सुना होगा टैबलेट कोटिंग के बारे में। ये प्रोसेस भी होती है टैबलेट कोटिंग में टैबलेट में कौन सी टैबलेट कोटिंग, कौन कौन सी कोटिंग होती है बच्चों? फिल्म कोटिंग होती है, शुगर कोटिंग होती है, कंप्रेशन कोटिंग होती है, और साथ ही साथ आपकी एक इंपॉर्टेंट कोटिंग एंटेरिक कोटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटेरिक कोटिंग भी होती है। तो इतनी सारी प्रोसेस, इतनी सारी कोटिंग होती है, तो मतलब ये तो तय हो गया कि कोटिंग स्टेप भी प्रोसेस होती है किसके लिए? टैबलेट में। तो ये तीन चीजें तो पॉसिबल है। हमने पूछा है क्वेश्चन में नॉट, तो यहां पर दोस्तों बताएं फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं? अगर इसको रिकॉल करें फिल्ट्रेशन को, तो फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें आप सॉलिड सब्सटेंस को किसी लिक्विड से सेपरेट करते हो। जैसे डिस्टिलेशन में लिक्विड से लिक्विड को सेपरेट करते हो, तो फिल्ट्रेशन में एक सॉलिड को आप लिक्विड से सेपरेट करते हो बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, बाय द यूज ऑफ फिल्टर। तो कहीं भी टैबलेट में फिल्टर ऑपरेशन नहीं होता, फिल्ट्रेशन ऑपरेशन नहीं होता, जरूरत ही नहीं होती। फिल्ट्रेशन ऑपरेशन बेसिकली लिक्विड डोजेस फॉर्म में होता है, स्पेशली मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में, और एक स्टरलाइजेशन टेक्निक में भी फिल्ट्रेशन जो है आपका एक स्टरलाइजेशन मेथड है। तो यहां पर जो आंसर है हमारे, जो कंसेप्ट वाइज अगर हम बात करें, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो रहा है? यहां पर ए हमारा करेक्ट आंसर है। यस, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, तो फिल्ट्रेशन इज द राइट आंसर एज पर द डिस्कशन। देखते हैं कि क्या है। ओके, करेक्ट आंसर भी फिल्ट्रेशन है। तो ये एम्स फार्मासिस्ट पटना 2023 का क्वेश्चन था, जो कि डेफिनेटली हमारा सही है। तो बच्चों, जब भी आप इस तरीके का सीरीज करते हैं, मैं आपको बताऊं, आप कॉपी पेन लेकर बैठा करिए। तो ये एक तरीके से 25 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट भी है। तो आप लास्ट में आप जब देखोगे, देखिए मेरे आंसर करने से पहले आपको आंसर करना है, फिर अपने उसको आंसर को आपको फिर इवैल्यूएट तो कर ही रहे हम, उसके बाद फाइनल मार्क्स आप कैलकुलेट करिएगा और कमेंट बॉक्स पर जरूर डालिए कि आपके इसमें इतने मार्क्स रहे, क्योंकि हम जल्दी जल्दी आंसर नहीं दे रहे। जैसे आपने देखा हो कई जगह क्या होता है कि क्वेश्चन देखा, आंसर दिखा दिया, नहीं, हम लोग आंसर पर जब ही पहुंचेंगे जब पूरा डिस्कशन कर लेंगे, हर ऑप्शन को एनालाइज कर लेंगे, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसलिए आप लोग इत्मीनान से इसको पढ़िए, और एक-एक क्वेश्चन को आप इवैल्यूएट करेंगे तो डेफिनेट सी बात है आपका चैप्टर एकदम से क्लियर होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बायोबिलिटी एंड मार्क द करेक्ट आंसर, कंप्रेस, टैबलेट, सॉल्यूशन, कैप्सूल, सस्पेंशन। ये क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन है। ये क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, इसमें बायो अवेलेबिलिटी का सीक्वेंस देखा जाता है। तो सबसे पहले मैं बच्चों आपको बायो अवेलेबिलिटी रिकॉल कराना चाहूंगा। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन, कि कितनी ड्रग किस रेट के साथ अब्सॉर्ब हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। अब बायो अवेलेबिलिटी में बायोलिटी डिपेंड करती है अब्जॉर्प्शन के ऊपर, और अब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है कि ड्रग आपकी डोजेस फॉर्म से किस फॉर्म में अवेलेबल है। जैसे हम सॉल्यूशन डोजेस फॉर्म में बात करें, तो सॉल्यूशन डोजेस फॉर्म में ड्रग डिसॉल्व स्टेट में होती है, मतलब ड्रग रेडी फॉर द अब्जॉर्प्शन, मतलब उसको अब्जॉर्प्शन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सीधा आपने लिक्विड डोजेस फॉर्म में आपने सॉल्यूशन डोजेस फॉर्म लिया और तुरंत आपके जीआईटी ट्रैक्ट में पहुंचा, अब्जॉर्प्शन साइट पर पहुंचा, और वहां से सीधा का सीधा क्या हो गया? ये एब्जॉर्ब हो गया। फिर उसके बाद बात करें हम सस्पेंशन के बारे में, तो सस्पेंशन में जो ड्रग रहती है इंडिजॉल्व फॉर्म में रहती है, आपको पता है डिस्पर्स फॉर्म में रहती है। तो सस्पेंशन आपने इनटेक किया, आपकी बॉडी के अंदर पहुंचा, बॉडी के अंदर पहुंचने के बाद मतलब जीआईटी ट्रैक्ट में पहुंचा, वहां पर सस्पेंडेड जो पार्टिकल है वो आपके पहले डिसॉल्व होंगे, देन अब्सॉर्ब होंगे। तो मतलब डिसॉल्व होने के लिए कुछ टाइम लगा, डिसॉल्व होने के लिए यहाँ पर कुछ टाइम लगा, मतलब कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन से थोड़ा सा डिले ये क्या होगा? एब्सॉर्ब होगा। तो कहीं ना कहीं सस्पेंशन की बायो अवेलेबिलिटी एज कंपेयर टू सॉल्यूशन कम रहेगी। अब नेक्स्ट डोजेस फॉर्म एज पर द क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कैप्सूल दिया हुआ है। कैप्सूल आपको पता है कि जिलेटिन शेल से घिरा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक जिलेटिन का शेल होता है और बीच में क्या होता है आपका? पाउडर या ग्रेनुल्स या मिनी टैबलेट्स, माइक्रो कैप्सूल्स, या कुछ भी आपका फिल रहता है उसमें।
तो पहले दोस्तों ये आपके जीआईटी ट्रैक्ट में पहुंचता है तो पहले जिलेटिन का शेल डिसॉल्व होता है, तो शेल डिसॉल्व होने में टाइम लगेगा, कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। देन उसके बाद उसके अंदर जो मटेरियल है वो भी आपका डिसॉल्व होगा या डिसइंटीग्रेट होगा, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पर डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन में अच्छा खासा टाइम लग रहा है, तो मतलब इसकी बायो अवेलेबिलिटी, क्योंकि देखिए डिसोल्यूशन डिसइंटीग्रेशन के बाद ही तो ड्रग आपकी जीआईटी फ्लूइड में डिसॉल्व होगी, तब जाके कहीं अब्सॉर्ब होगी। तो यहाँ पर जो टाइम लग रहा है उसके कारण कहीं ना कहीं अब्जॉर्प्शन डिले हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कंप्रेस टैबलेट के बारे में, तो कंप्रेस टैबलेट में तो और डिफिकल्ट होता है। देखिए, तो यहां पर देखिए कैप्सूल को और कंपेयर करते हैं, फिर कंप्रेस टैबलेट पर आएंगे। तो कैप्सूल डोजेस फॉर्म की बायो अवेलेबिलिटी सस्पेंशन से भी कम होती है। लेकिन अगर हम कंप्रेस टैबलेट के बारे में बात करें बच्चों, तो कंप्रेस टैबलेट जो है आपकी सिंपल कंप्रेस टैबलेट आपकी डिसइंटीग्रेट भी होगी, डिसॉल्व भी होगी, देन उसके बाद आपका अब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल होगा ड्रग, तब जाके कहीं ड्रग अब्सॉर्ब होगी। तो कुल मिला के बात यह है कि यहां पर आपका जो कैप्सूल के कंपैरिजन में जो टाइम लगना है वो थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। ड्रग को डिसॉल्व होने में टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि वो डिसॉल्व ड्रग ही अब्सॉर्ब होगी। तो इसलिए बच्चों यहां पर बायो अवेलेबिलिटी सबसे कम किसकी होगी? कंप्रेस टैबलेट। मैं एक सीक्वेंस बता देता हूं आपको, फिर आंसर पर आप खुद ही चले जाइएगा। तो यहां पर देखिए सबसे ज्यादा बायो अवेलेबिलिटी सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन डोजेस फॉर्म, देन आपका सस्पेंशन, देन आपका कौन सा कैप्सूल, और देन आपका क्या हो गया? आपका कंप्रेस टैबलेट। आंसर आप सिलेक्ट कर लीजिए, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कैप्सूल एंड कंप्रेस टैबलेट, ये हो जाएगा आंसर। वैसे अगर हम देखें ओवरऑल डोजेस फॉर्म का कंपैरिजन करें, ओरल रूट से दिए जाने वाले डोजेस फॉर्म का कंपैरिजन करते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी का क्या हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके आने के लिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की सबसे ज्यादा होती है बायोटी, देन इमल्शन, इमल्शन के बाद बायो अवेलेबिलिटी होती है किसकी? सस्पेंशन की, सस्पेंशन के बाद आपका कैप्सूल आता है, कैप्सूल के बाद आपकी कौन सी? आपका कंप्रेस टैबलेट, उसके बाद कोटेड टैबलेट, और उसके लास्ट में आपके सस्टेंड रिलीज प्रोडक्ट्स। ये देखिए, ये सीक्वेंस हो सकता है। अगर आता है एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके का, तो ये सीक्वेंस आप रखिए। तो बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन के थ्रू हमने बायो अवेलेबिलिटी का जो सीक्वेंस है वो हमने एनालाइज कर लिया कि आपके जो ओरल रूट से दिए जाने वाले डोजेस उनकी बायो अवेलेबिलिटी आपस में क्या होगी, वो हमने देख लिया। एनीवे, चलिए आंसर पर चलते हैं। आंसर आई थिंक बी होना चाहिए, बी ही आंसर है, आपने भी सही किया है इसको। सेपरेशन ऑफ टैबलेट इन टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर, आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम 2016 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम। बड़ा ही कुछ सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो टैबलेट्स से रिलेटेड डिफेक्ट्स, स्पेशली नॉर्मल डिफेक्ट्स को जरूर पढ़िएगा, टैबलेट के इवोल्यूशन को जरूर करिएगा, कोटिंग को जरूर करिएगा। इन तीन जगह से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तीन जगह से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कोटिंग से भी आता है, टैबलेट के इवोल्यूशन से भी आता है, और टैबलेट के नॉर्मल डिफेक्ट से भी पूछे जाते हैं। तो आपको सारे डिफेक्ट्स पता होने चाहिए। इस क्वेश्चन के थ्रू हम सारे डिफेक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे, और ये कंसेप्ट एकदम से आपका क्लियर हो जाएगा। तो सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर, देखिए सेपरेशन हो रहा है, टैबलेट जो है आपकी इस तरीके से लेयर में सेपरेट हो रही है। तो कैपिंग में क्या होता है? पार्शियल, एक डेफिनेशन देखते हैं कैपिंग, क्योंकि कैपिंग और लेमिनेशन में बच्चों का अक्सर क्या कंफ्यूजन होता है। पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ किसका? क्राउन, टैबलेट का ऊपर वाला पार्ट क्राउन, नीचे क्राउन, और बॉटम पार्ट फ्रॉम दी मेन बॉडी, मेन बॉडी से सेपरेट हो जाना। जो टैबलेट की मेन बॉडी है उससे सेपरेट हो जाए, मतलब यहाँ पर अगर मान लीजिए कंप्लीट सेपरेशन होगा तो टैबलेट टू लेयर में कन्वर्ट होगी। लेकिन यहाँ पर क्या टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर लिखा हुआ, टू और मोर भी जुड़ गया, तो कैपिंग नहीं होगा। मोटलिंग, मोटलिंग आपका कलर वेरिएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। किससे बच्चों? कलर वेरिएशन से। कलर वेरिएशन मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, ये क्या है आपका? मोटलिंग कहलाता, तो ये भी नहीं होगा। एयर इंटरप्ट इज द कॉज ऑफ कैपिंग और लेमिनेशन का कॉज होता है एयर इंटरप्ट। तो यहां पर हमारे पास एक ही बचता है, एयर इंटरप्ट कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये प्रॉब्लम्स का कॉज होता है लेमिनेशन। लेमिनेशन की डेफिनेशन ये होती है, लेमिनेशन का मतलब लेमिना में टूट जाना, लेमिना में डिवाइड हो जाना, लेमिना में विभक्त हो जाना। तो कोई भी टैबलेट जब लेमिना में टूटती है, लेमिना में डिवाइड होती है, तो उस
फिनोमेना को बोलते हैं हम लेमिनेशन, टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर। तो एक टैबलेट का डिफेक्ट है जो एयर इंटरमेंट के कारण होता है। तो कुल मिला के बात है, इस टाइप के डिफेक्ट्स को आपको याद रखना है। तो बच्चों यहाँ पर जो आंसर है हमारा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा, लेमिनेशन होगा। यस, करेक्ट आंसर इज सी, लेमिनेशन। ओके, चलिए, आई होप आपका भी सही होगा क्वेश्चन। ईएसआईसी फार्मासिस्ट एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है बच्चों। चलिए देखते हैं। द कंपोनेंट ऑफ टैबलेट मशीन, अरे टैबलेट मशीन से भी पूछे जाते हैं। चलिए, टैबलेट मशीन के 4-5 पार्ट होते हैं, उनसे आपको याद रखना। मैं आपको यहाँ पर पूरे रिकॉल करा दूंगा ताकि आपको फिर गलती ना हो। द कंपोनेंट्स ऑफ टैबलेट मशीन विच कंट्रोल द शेप एंड साइज ऑफ टैबलेट। देखिए, यहाँ पर अगर टैबलेट मशीन के पार्ट्स के बारे में बात करें तो मैं टैबलेट मशीन को थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूंगा ताकि आपको थोड़ा सा चीजें रिकॉल हो पाए। ठीक, ये पार्ट यहाँ पर आपने मटेरियल फिल किया है, इस पार्ट को बोलते हैं हम हुपर। क्या बोलते हैं बच्चों? हुपर। और इस हुपर से मटेरियल मूव होता हुआ इधर जाता है, इस तरफ नीचे, इसको बोलते हैं फीडिंग मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं बच्चों? फीडिंग मैकेनिज्म। फिर उसके बाद यहां पर पहुंचा, ये मटेरियल यहां पर पहुंचा, एक एम्प्टी स्पेस है, उसको बोलते हैं हम डाई। एक ही होती है। यहां पर डाई के ऊपर साइड में होता है अपर पंच और लोअर साइड में होता है लोअर पंच। तो अपर पंच और लोअर पंच क्या करते हैं? कंप्रेशन फोर्स लगाने का काम करते हैं। हालांकि आपका लोअर पंच कंप्रेशन फोर्स नहीं लगाता। लोअर पंच का काम ऐसे रहता है कि डाई जो रहती है ना, डाई डाई आपके दोनों सिरों से खुली रहती है, ऊपर और नीचे से। तो लोअर पंच क्या करता है? लोअर पंच क्या करता है? इसको इसको इस तरीके से होल्ड रखने का काम करता है, डाई को एक सिरे से बंद रखता है कि जब कंप्रेशन साइकिल हो रही होती तो मटेरियल जब कंप्रेस हो रहा होता है उस दौरान आपका आपका मटेरियल नीचे की तरफ ना आए। कंप्रेशन फोर्स जो ऊपर से अप्लाई हो रहा है अपर पंच से, वो प्रॉपर क्या रहे कि आपका प्रॉपर मेंटेन रहे। लेकिन हाँ, जब टैबलेट बन जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तब टैबलेट को बाहर निकालने के लिए, इजेक्शन के लिए, ये आपका लोअर पंच काम करता है, ऊपर की तरफ जाता है और टैबलेट डाई टेबल के लेवल पर जाएगा, टैबलेट ऊपर आएगी, फिर देन वापस आ जाएगा। अभी देखिए यहां पर अगर देखें, ये होपर मैंने आपको बता दिया मटेरियल को होल्ड रखने का काम करता है, टू होल्ड दी मटेरियल। मटेरियल को होल्ड रखने का काम करता है। पंचेस क्या करते हैं? कंप्रेशन फोर्स प्रोवाइड करते हैं। केम ट्रैक क्या होता है? गाइडेंस। गाइडेंस किसका गाइडेंस करते हैं? गाइडेंस ऑफ अपर पंच एंड लोअर पंच। ठीक है, तो ये यहां पर क्या दिया है कि शेप और साइज को कंट्रोल कौन कर रहा है? भैया ना तो हुपर कर रहा है, ना पंचेस कर रहा है, ना कैम ट्रैक कर रहा है, डाइज कर रही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डाइज वह पार्ट है, डाई वह पार्ट है, वह खाली जगह के सिंगल पंच मशीन में एक ही डाई होती है। डाइस लिखा हुआ मतलब मल्टी स्टेशन मशीन में बहुत सारी डाइज होती है, इसलिए डाइस लिख दिया। तो डाई वह पार्ट है जिसमें मटेरियल पूरा कंप्रेस होता है, और कंप्रेशन फोर्स कौन लगाता है? आपका पंचेस लगाते हैं। लेकिन जो टैबलेट बनती है उसका शेप और साइज कैसा होगा वो डिपेंड करेगा आपकी डाई पर। डाई जैसी होगी वैसे शेप एंड साइज होगा। तो करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, तो फोर्थ नंबर का आंसर था डाइस। अब फिफ्थ नंबर पे आते हैं जो कि ईएसआईसी फार्मासिस्ट 2014 का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ विंग्स और रैग्ड एक्सटेंडिंग एजेस अबाउट पेरिफेरी ऑफ द टैबलेट इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं इस क्वेश्चन को। कई बार ये कुछ क्वेश्चन देखा गया एग्जाम में, लेकिन जनरली हम इसको ढूंढते हैं क्या होता है, बेसिकली क्या होता है। टैबलेट, अगर मान लीजिए आपकी जो डाइस और डाइस स्पेशली वर्न है, गंदी है, मतलब उसको प्रॉपरली पॉलिश्ड नहीं है, या किसी टाइप का उसमें रफनेस है या पंचेस में रफनेस है, तो क्या होता है, जो टैबलेट है आपकी, टैबलेट पे इस तरीके से विंग्स नुमा स्ट्रक्चर निकल आता है। इसे बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन हल्का सा निकल आता है इसे विंग्स। ये विंग्स और रेग्ड इस तरीके से निकल आते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर ऑप्शंस की हम तय पर जाते हैं कि ऑप्शन क्या क्या कहते हैं, फिर उसके बाद आंसर हमें अपने आप ही मिल जाएगा। तो मॉटलिंग मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, मॉटलिंग में पहले बता चुका आपको। पिकिंग, पिकिंग क्या होता है? पिकिंग में क्या होता है कि कई बार क्या होता है आपके टेबलेटिक मास में प्रॉपर आपने ड्राइंग नहीं की है, तो कुछ मटेरियल आपका स्टिक हो जाता है पंच फेसेस पर। स्टिकिंग ऑफ मटेरियल, स्टिकिंग ऑफ मटेरियल
ऑन टू दी पंच फेसेस। किस पे कर दिया? पंच फेसेस पे जाकर क्या हो गया? स्टिक हो गया। ओके, तो इसको बोलते हैं हम क्या? पिकिंग। उसके बाद ये तो पिकिंग जैसा कुछ दिख नहीं रहा। कैपिंग, कैपिंग के बारे में बताया था अभी। complete incomplete or complete separation of the top and crown portion from the main body called the capping। तो कैपिंग जैसा भी नहीं है, तो यहां पर आंसर है विस्करिंग। विस्करिंग का कॉज बता दिया मैंने। अगर आपकी डाई वॉर्न है, गंदी है, या किसी टाइप का पॉलिशिंग नहीं है, उसमें रफनेस है, तो उसके कारण जो आपकी टैबलेट की पेरिफेरी पर जैसे विंग्स या रेग्ड निकल आते हैं, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं विस्करिंग। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन जो है आपके लिए, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में देखा है। विटामिन टैबलेट्स आर जनरली फॉर्मुलेटेड एज ए विटामिन टैबलेट। विटामिन टैबलेट्स कैसे फॉर्मुलेट की जाती है, किस टाइप की आपकी कह सकते हैं कि किस टाइप की टैबलेट के तौर पर फॉर्मुलेट की जाती है। तो बच्चों यहां पर बड़ा सिंपल सा एक अगर हम बात करें, बड़ा एक सिंपल सी चीज है। विटामिन टैबलेट्स, मल्टीविटामिन टैबलेट्स हो या आपकी एस्पिरिन टैबलेट हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये आपके किससे बनाई जाती है? आपके आपके ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड से बनाई जाती है। एक चीज ये याद रखना। और जो विटामिन टैबलेट्स होती हैं अगर उनको देखें, तो ये हाइपोडर्मिक टैबलेट नहीं होती। हाइपोडर्मिक टैबलेट क्या होती है? इम्प्लांट्स रहती है। हाइपोडर्मिक टैबलेट सॉरी इंजेक्टेबल्स रहती हैं। और इंजेक्टेबल्स मतलब सिरिंज के थ्रू या निडल के थ्रू आपकी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है। तो विटामिन टैबलेट एज सच यूज नहीं करते। हाइपोडर्मिक तो वैसे यूज भी नहीं की जाती है। सबलिंगुअल टैबलेट आपका बिनीथ दी टंग, टंग के नीचे रखी जाती है। और कोई भी विटामिन टैबलेट इस तरीके की नहीं होती। इपरवेसेंट टैबलेट ये क्या करती है? जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये CO2 प्रोड्यूस करने लगती है, तो ये भी नहीं होती। विटामिन टैबलेट आपकी बेसिकली च्यूबल टैबलेट्स होती है। च्यूबल टैबलेट एक ऐसी टैबलेट होती है जो कि माउथ कैविटी में प्लेस की जाती है। बच्चों कहां प्लेस करते हैं इसको? माउथ कैविटी में प्लेस करते हैं। बट माउथ कैविटी में तो प्लेस किया जाता है इनको, लेकिन यदि इनकी बात करें, ये टैबलेट इंजेस्टेड ओरली कैटेगरी में आती है। किसमें आती है? टैबलेट इंजेस्टेड ओरली। आपने माउथ कैविटी में इनको प्लेस कर दिया और ये धीमे धीमे करके आपका जो कंटेंट है वो डिजोल्यूशन के थ्रू बाहर निकालती है, और ये ड्रग कंटेंट आपके GIT ट्रैक्ट में पहुंचता रहता है। तो ये टैबलेट का डिजाइनिंग कुछ ऐसी की जाती है कि ये डिसइंटीग्रेट नहीं होती, केवल डिसॉल्व होती है। और मल्टीविटामिन टैबलेट जो होती हैं वो च्यूबल टैबलेट्स के फॉर्म में फॉर्मुलेट की जाती है। कौन सी? मल्टीविटामिन टैबलेट। इसको याद रखिएगा बच्चों। मल्टीविटामिन टैबलेट्स और एंटासिड टैबलेट्स जो होती हैं वो च्यूबल टैबलेट्स कैटेगरी में आती है। इसमें मल्टीविटामिन के अलावा एंटासिड्स भी इसी कैटेगरी में आती है। चलिए आंसर तो आ गया होगा आपके पास अभी तक। डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं फटाफट। ESIC फार्मासिस्ट एग्जाम 2016 का एक और क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज अ बाइंडर? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। बाइंडर, बाइंडर क्या होते हैं? बाइंडर वह सब्सटेंसेस होते हैं जो टैबलेट बनाने के लिए जरूरी है। टैबलेट बनाने के लिए और भी चीज जरूरी है, लेकिन टैबलेट क्या होती है? कॉम्पैक्ट मास होता है। आपने देखा हो कॉम्पैक्ट मास, और कॉम्पैक्ट मास होने के लिए जरूरी है कि पार्टिकल एक दूसरे के पास रहें और एक दूसरे के साथ में बॉन्ड के फॉर्म में रहे, बॉन्डिंग बनाए। तो पार्टिकल पार्टिकल के बीच बॉन्ड बनाए रखने के लिए, ताकि ये जब देखिए कंप्रेशन फोर्स लगाएंगे तो कोई मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर कंप्रेशन फोर्स हटाएंगे या किसी दूसरे को उठा के रखेंगे तो फैल जाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग क्रिएट नहीं हुई। बॉन्डिंग क्रिएट करना डिफिकल्ट होता है। तो बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए आपको एडेसिव की जरूरत पड़ती है, बाइंडर की जरूरत पड़ती है। या फिर हम पाउडर से क्या बनाते हैं बच्चों? पाउडर से यदि हम ग्रेनुल्स बनाए, पाउडर से क्या बनाए बच्चों? ग्रेनुल्स बनाए। उस केस में भी क्या होता है कि आपके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? आपके लिए बेसिक जरूरत पड़ती है किसकी? आपको बाइंडर की, जिसको बोलते हैं हम ग्रेनुलेटिंग एजेंट। तो यहां पर बच्चों ऑप्शंस पे आते हैं। टेल्क आपका लुब्रिकेंट कैटेगरी में आता है, ये बाइंडर नहीं होता। ऊपर से देखिए बाइंडर के बारे में एक चीज और बताऊं, बाइंडर ज्यादातर वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो मतलब हाइड्रोफिलिक कैटेगरी के होने चाहिए। टाल्क जो होता है आपका हाइड्रोफोबिक होता है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है ना? अब यहां पर सेलुलोज दिया, सेलुलोज को हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, सेलुलोज को हम डायरेक्टली यूज नहीं करते। क्यूलिन भी बाइंडर नहीं होता। स्टार्च, स्टार्च पेस्ट यूज किया जाता है एज अ बाइंडर, बहुत अच्छा बाइंडर है, बहुत कॉमनली यूज किया जाने वाला बाइंडर है स्टार्च पेस्ट। सेलुलोज के अगर डेरिवेटिव्स बोलते तो हम यहां पर बोल सकते थे, लेकिन स्टार्च जो है
स्टार्च पेस्ट बहुत कॉमन यूज किया जाने वाला बाइंडर है। स्टार्च आपके ना केवल बाइंडर के तौर पर बल्कि स्टार्च के डेरिवेटिव आपके डाइलुएंट और डिसइंटीग्रेंट का भी काम करते हैं। तो स्टार्च अगर बात करें हरफनमौला टाइप का एक्सिपिएंट होता है, बहुत सारे वर्क करता है। तो यहां पर तो आंसर स्टार्च ही होना चाहिए। चलिए, तो आंसर यहां पर क्या हो गया? बी, स्टार्च। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, फिल्म फॉर्मिंग पॉलीमर कॉमनली यूज्ड इन फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट। चलिए, फिल्म फॉर्मिंग पॉलीमर कॉमनली यूज्ड इन फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, सारे क्वेश्चन लगभग लगभग आए हुए हैं, तो चांसेस हैं कि आपके फाइनल एग्जाम में इस आज के जो लेक्चर है इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए। तो फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल सेलॉल, ये फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल कभी नहीं होता, ठीक है ना। फिल्म कोटिंग सेलुलोज एसीटेट थैलेट, ठीक है ना। देखिए ये कॉमनली पूछा है, देखिए कॉमनली क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन की तह तक जाना। कॉमनली ये सेलुलोज एसीटेट थैलेट, ठीक है ना, ये आपका कॉमन नहीं होता, ये एंटेरिक कोटेड टैबलेट के लिए यूज किया जाता है। शेलाक भी कॉमन नहीं होता, ये एंटेरिक कोटिंग और सील कोटिंग के लिए यूज करते हैं। कॉमनली जो है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, ये जनरल है, फिल्म कोटिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। किसके लिए की जाता है? आपका नॉर्मल फिल्म कोटिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, जनरल फिल्म, इसलिए कॉमनली पूछा गया है। कॉमनली मतलब ज्यादातर यूज किया जाने वाला। तो जनरल केस में जो आंसर है वो होगा सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी इज द राइट आंसर। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। विच कंडीशन इंक्रीज द रेट ऑफ ड्रग डिजोल्यूशन ऑफ टैबलेट। थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बट आंसर बड़ा ही सिंपल होगा। कंसेप्ट पर चलते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेट ऑफ डिजोल्यूशन या रेट ऑफ ड्रग डिजोल्यूशन को दो फैक्टर्स सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से? एक तो कंप्रेशन फोर्स, और दूसरा जो होता है, अगर हम बात करें कंप्रेशन फोर्स के अलावा, वो है अमाउंट ऑफ या टाइप, अमाउंट एंड टाइप ऑफ बाइंडर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डिसइंटीग्रेंट भी अफेक्ट करता है, डिसइंटीग्रेंट का टाइप, डिसइंटीग्रेंट का अमाउंट, ये भी अफेक्ट करता है। बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अगर देखें, बात करें बच्चों, यहां पर बात करें ड्रग डिजोल्यूशन को कंप्रेशन फोर्स, अमाउंट ऑफ टाइप और बाइंडर अफेक्ट कर रहे हैं डेफिनेटली। लेकिन यहां पर एक चीज और यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है, एक्चुअल में यहां पर कंडीशन पूछी गई है कि यहां पर जो ड्रग का जो साइज है ये भी अफेक्ट कर सकता है क्या? डेफिनेट सी बात है, साइज अफेक्ट करता है। तो यहां पर अगर देखें बच्चों, ठीक है ना, देखिए ये अलग चीज है। अगर हम बात करें, अगर आप डी ऑप्शन, सी और डी ऑप्शन को देख रहे हो, यूज ऑफ आयोनाइज्ड और सॉल्ट फॉर्म, फ्री एसिड और फ्री बेस, ये अलग चीज हो गई, ये सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट की टेक्निक्स हैं, आयोनाइज्ड फॉर्म यूज कर ले। लेकिन यहाँ पर आपके पास वो तो पता ही नहीं हम ड्रग का क्या टाइप है, आयोनाइज है, अनआयोनाइज है, फ्री एसिड कैसा, वो हमें मतलब नहीं है। अभी हम नॉर्मल फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। ड्रग की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में पता नहीं। यहां पर मुद्दा रहता है डिसोल्यूशन को जो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, वो अगर बात करें तो साइज अफेक्ट करता है। आपको पता है कि यदि मान लीजिए ड्रग आपकी जो है, आपकी टैबलेट से ड्रग आपकी, ठीक है ना, स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में यहां से आपका मतलब ड्रग का डिसइंटीग्रेशन हुआ, और डिसइंटीग्रेशन के बाद आपका डिसोल्यूशन होता है। तो आपने देखा भी होगा कि अगर डिसोल्यूशन डिसइंटीग्रेशन ना हो तो डिसोल्यूशन की रेट स्लो हो जाती है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, देखिए वही इसको डिसइंटीग्रेशन से जोड़ के देख रहे हैं। यहां पर जो क्वेश्चन है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, डिसइंटीग्रेशन से जोड़ के देखा गया है। तो यहां पर यदि पार्टिकल साइज, देखिए टैबलेट एक बड़ा पार्टिकल है, और टैबलेट डिसइंटीग्रेट होके बाद स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। जब स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा तो डेफिनेट सी बात है कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन फास्ट हो जाती है, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज होने से सरफेस फ्री एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और वहां पर आपकी डिसोल्यूशन रेट भी इनहांस हो जाती है। तो यहां पर डिक्रीज इन पार्टिकल साइज ऑफ द ड्रग इज द बेस्ट आंसर। ये अलग चीज है, ये फ्री आयनाइज्ड फॉर्म, ये अलग चीज है, इसको छोड़िए अभी। यहां पर टैबलेट के कॉन्टेक्स्ट में बात की गई, ड्रग कैसी हमें पता नहीं है, ये तो फिर अलग बात हो गई, फिर वो अलग अलग लेवल पर चले गए। यहां पर हम टैबलेट के लिए बात कर रहे हैं कि टैबलेट का जो फैक्टर है वो किस तरीके से ड्रग के डिसोल्यूशन को अफेक्ट करेगा। तो आंसर बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। द डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग फ्रॉम टैबलेट मे बी इंक्रीज बाय, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
तो ये दूसरे तरीके से पूछा गया है। देखिए डिसोल्यूशन रेट वही वाली बात है, पहले दूसरे फॉर्म में इंक्रीज हो रहा था, अब दूसरे तरीके से पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर चीजें अब बहुत सारे टैबलेटिंग से जुड़े हुए फैक्टर पर बात होगी। अभी वहां जनरल जनरल कंसेप्ट पर बात हुई जाता है कि पार्टिकल साइज के ऊपर, यहाँ टैबलेटिंग फैक्टर्स पर बात होगी, जैसे कि आपका कंप्रेशन प्रेशर, जैसे लुब्रिकेंट, जैसे डिसइंटीग्रेंट, जैसे कोटिंग मटेरियल। तो देखिए हर किसी का इंपैक्ट देखेंगे। यहां पर कंप्रेशन प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हो तो कंप्रेशन फोर्स इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिसइंटीग्रेशन टाइम, और कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिसोल्यूशन टाइम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिसोल्यूशन रेट। मतलब कंप्रेशन फोर्स आप बढ़ाते जाओगे तो डेफिनेट सी बात है आपका जो टैबलेट है वो हार्ड होती चली जाएगी, और हार्ड टैबलेट से ड्रग का रिलीज जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहां पर इसके कारण तो उल्टा डिक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ लुब्रिकेंट। बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा मोस्ट ऑफ द लुब्रिकेंट आर कैसे नेचर के होते हैं आपके, किस नेचर के होते हैं बताइएगा, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। और हाइड्रोफोबिक नेचर के होने के कारण इनका कंसंट्रेशन अगर आप इंक्रीज करोगे, तो डेफिनेट सी बात है ये कहीं ना कहीं ड्रग की रिलीज को डिक्रीज करेंगे, क्योंकि टैबलेट पर हाइड्रोफोबिसिटी आ जाएगी, और जब टैबलेट पर हाइड्रोफोबिसिटी अगर आती है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वाटर को रिपल करेगा, जिसके कारण डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन कम हो जाएगा। तो यहां पर लुब्रिकेंट का अमाउंट इंक्रीज करने से बढ़ती नहीं है, डिक्रीज हो जाती है, तो ये भी नहीं होगा। फिल्म कोटिंग द टैबलेट विथ इथाइल सेलुलोज। देखिए फिल्म कोटिंग, आपने टैबलेट के ऊपर कोटिंग कर दी तो मतलब टैबलेट का एक्सपोजर घट गया, और जब एक्सपोजर घटता है तो आपको पता है कि डिसइंटीग्रेशन टाइम डिले होता है, डिसोल्यूशन टाइम डिले होता है, तो कहीं ना कहीं आपका रेट ऑफ डिसोल्यूशन कम हो जाता है। जैसे नॉर्मली देखा है कि नॉर्मल कंप्रेस टैबलेट का जो डिसइंटीग्रेशन टाइम 15 मिनट्स है, और फिल्म कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम 30 मिनट है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर जस्ट डबल टाइम लग रहा है, डिसोल्यूशन रेट स्लो हो जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। अब यहां पर सी ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। सी ऑप्शन को अगर देखें बच्चों, बात करें यहां पर इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंटीग्रेंट। डिसइंटीग्रेंट क्या होते हैं, वह सब्सटेंसेस होते हैं तो जो टैबलेट के ब्रेक डाउन को क्या करते हैं, आसान बनाते हैं। टैबलेट के ब्रेक डाउन को क्या करते हैं, आसान करते हैं। यस, तो यहां पर डिसइंटीग्रेंट का अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो कहीं ना कहीं टैबलेट जल्दी टूटेगी, डिसोल्यूशन तो डिसइंटीग्रेशन फास्ट होगा और डिसोल्यूशन भी फास्ट होगा, क्योंकि डिसोल्यूशन डिपेंड करता है डिसइंटीग्रेशन पे। तो यहां पर बच्चों जो आंसर हो जाएगा हमारा, यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए चलिए बच्चों आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। स्टार्च में बी इंक्लूडेड इन द टैबलेट फॉर्मुलेशन एज अ स्टार्च। स्टार्च से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किया था अभी हमने, थोड़ा सा रिकॉल करना होगा आपको, आंसर मिल जाएगा, बट चलिए जाने दीजिए। ऑप्शंस देखते हैं। ए ओपेसिफाइंग एजेंट, बी कलरिंग एजेंट, सी डिसइंटीग्रेंट, डी डाइल्यूएंट। ओके, तो बच्चों देखिए यहां पर ओपेसिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, वह सब्सटेंसेस रहते हैं जो फिल्म को या शेल को ओपेसिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, ओपेसिटी। ओपेसिटी का इंपैक्ट क्या होता है कि यदि मान लीजिए आपने जैसे टैबलेट के ऊपर कोट किया और इसमें ओपेसिफायर ऐड किया, तो लाइट का जो यूवी पार्ट है इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। लाइट का जो यूवी पार्ट है इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, आपका अंदर जो ड्रग होगा वो डिग्रेड नहीं होगा, फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन नहीं होगा। तो ओपेसिफायर आपके ड्रग के फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन से आपकी ड्रग को बचाते हैं। तो ओपेसिफायर का जो एग्जांपल होता है वो टाइटन डाइऑक्साइड होता है, नॉट स्टार्च। कलरिंग एजेंट ये आपके एफडीएनसी अप्रूव्ड होते हैं, स्टार्च कलरिंग एजेंट नहीं होता। ये नहीं होगा। अब यहाँ पर आ रहा है दो ऑप्शन, डिसइंटीग्रेंट और डाइल्यूट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिसइंटीग्रेंट स्टार्च में यूज नहीं करते। एक्सप्लोटैब और प्रीमोजेल इसके फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है ना। एक्सप्लोटैब एंड प्रीमोजेल वो स्टार्च के फॉर्म होते हैं, हम यूज करते हैं, लेकिन इनको हम एज अ डाइल्यूएंट के साथ डाइल्यूट यूज करते हैं। सेलुटैब की फॉर्म है, एक सेलुटैब के आता है, सेलुटैब, ठीक है, वो आपका डाइल्यूएंट का काम करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन की हुआ क्वेश्चन है तो फिर करने के लिए दो ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर
यहाँ पर डायलमेंट एज अ यूज करते हैं। Which of the following is not a tablet defect? में से कौन सा tablet defect नहीं है? तो यहाँ पर एक ऑप्शन को कर दे। चिपिंग मतलब होता है सेपरेशन ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ टेबलेट। चिप्स मतलब होता है स्मॉल पीसेस, ठीक है? स्मॉल पीसेस है वो आपके यहाँ से क्या होगा सेपरेट टेबलेट से, उसको हम क्या बोलेंगे चिपिंग। ये चिपिंग तो डिफेक्ट होता है तो ये नहीं आंसर। स्टिकिंग अडेरेंस ऑफ द टैबलेटिंग मटेरियल ऑन टू द डाई वॉल के ऊपर टैबलेट मटेरियल अडेरेंस हो जाना, क्या कहना है स्टिकिंग, तो ये भी नहीं होगा। डबल इंप्रेशन, ये टैबलेट मशीन की इफेक्ट होने के कारण क्या होता है कई बार टैबलेट के ऊपर एक हाई कंप्रेशन और एक हल्का कंप्रेशन हो जाता है, जिसके कारण टैबलेट के ऊपर दो बाइसेक्ट्स बन सकते हैं, मोनोग्राम हो सकते हैं, मतलब इम्परफेक्ट टाइप का उसमें कर सकते हैं कि मोनोग्राम में या लोगो हो सकता है, डबल इंप्रेशन होते हैं, तो ये नहीं होगा। लेकिन फेज तो आंसर होगा फेज वर्जन, तो ये तीनों होते हैं, ये तीनों होते हैं, लेकिन फेज क्या होता है, फेज वर्जन रिलेटेड टू द इमर्शन, इमर्शन से रिलेटेड होता है। फेज वर्जन से रिलेटेड बच्चों इमर्शन से रिलेटेड होता है, इसका टैबलेट चिपिंग, डबल पिकिंग, लेमिनेशन, टैपिंग, वेट वेरिएशन, हार्ड वेरिएशन, ये सारी टैबलेट इफेक्ट होते हैं, लेकिन फेज वर्जन टैबलेट डिफेक्ट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हिच अमंग द फॉलोइंग टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी। चलिए इस पर बात करते हैं, ओरल कैविटी में कौन-कौन सी टैबलेट यूज किया। यहाँ पर टैबलेट का सिंपल का क्लासिफिकेशन है, टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, सिंपली लिखा, टैबलेट यूज्ड फॉर ओरल कैविटी, टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, टैबलेट यूज्ड फॉर ओरल कैविटी, टैबलेट यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशन, और टैबलेट अदर देन वन रूट, ये चार कैटेगरी होती है। ये सारे एग्जांपल्स बता। टैबलेट इंजेस्टेड ओरली में आपका कंप्रेस टैबलेट आ गया, सस्टेंड रिलीज टैबलेट हो गया, आपका कंप्रेशन कोटेड टैबलेट हो गया, ठीक है, मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट, फ्लैट कोटेड टैबलेट, ठीक है ना, एंटर कोटेड टैबलेट, चुबल टैबलेट्स, फ्लोटिंग टैबलेट आएंगे, निकली जाती है। टैबलेट यूज्ड फॉर ओरल कैविटी में बात करें तो इसमें आपका बक्कल टैबलेट, सबलिंगुअल टैबलेट, ट्रोचेस टैबलेट, लोजेंजेस टैबलेट, डेंटल कोन टैबलेट हो गया। उसके बाद टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन में आपका इफरविसेंट टैबलेट, हाइपोडर्मिक टैबलेट, टैबलेट डिस्पर्सिबल टैबलेट, टैबलेट ट्राइचोरेट्स। ओरल टैबलेट अदर देन ओरल रूट में अगर हम बात करें तो इसमें आपका इम्प्लांट टैबलेट हो गया, और टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन, ट्रोचेस टैबलेट यूज इन माउथ या ओरल कैविटी, टैबलेट ये कैटेगरी है, टैबलेट सॉल्यूशन प्रिपेयर करने का। आंसर बड़ा ही सिंपल है, ट्रोचेस लोजेंजेस। ट्रोचेस जो होती है कंप्रेशन से बनाई जाती है, और लोजेंजेस जो होती है मोल्डिंग से बनाई जाती है। तो बच्चों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी, बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट रोल ऑफ टाल यूज्ड इन टैबलेट। टेल का रोल क्या होता है? तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो टेल होता है हाइड्रोफोबिक होता है नेचर का, बच्चों हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, तो डेफिनेट सी बात है कुछ ना कुछ तो इसमें होगा, तभी हम यूज कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी, कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो होगी। इसकी ऐसी अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर टैबलेट जो आपका सॉरी टेल्क है, ये किस नेचर का है? आपका हाइड्रोफोबिक नेचर का है, और हाइड्रोफोबिक नेचर के होने के साथ साथ में ये थोड़ा सा कैसा होता है? स्लिपरी होता है, फिसलन भरा हुआ स्लिपरी टाइप का होता है। तो बच्चों अगर देखें इसको बात करें, देखिए
जितने भी एक्सिपेंट हम लोग यूज करते हैं ओवरऑल अगर आप बात करें, मोस्ट ऑफ द एक्सिपेंट जो टैबलेट बनाने के लिए यूज करते हैं वो आपके हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के? हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, एक्सेप्ट मैनी लुब्रिकेंट्स, बहुत सारे लुब्रिकेंट्स को छोड़कर। तो यहां पर डिसइंटीग्रेंट आप देखोगे ये आपका हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, बट टेल्क आपका हाइड्रोफोबिक है तो ये नहीं होगा। ग्लाइडेंट भी अगर आप देखें बात करें तो ग्लाइडेंट भी आपके लुब्रिकेंट से मिलते जुलते हैं। देखिए ये बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पर, आप लोगों बच्चों लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर लुब्रिकेंट और ग्लाइडेंट एक ही होते हैं क्या? तो यहां पर मैं बात करूंगा बच्चों, लुब्रिकेंट और ग्लाइडेंट एक बड़ी कैटेगरी होती है लुब्रिकेंट। अब लुब्रिकेंट के तीन टाइप होते हैं, एक होता है ग्लाइडेंट, एक होता है लुब्रिकेंट और एक होता है एंटी एडरेंट। एंटी एडरेंट। तो बच्चों अगर हम इसमें बात करें, देखें इसमें, तो ग्लाइडेंट क्या होते हैं? जो फ्लो प्रॉपर्टी प्रमोटर होते हैं, टेल्क और कॉर्नस्टार्च इस कैटेगरी में आते हैं। लुब्रिकेंट क्या होते हैं? ये आपके डाइवॉल और टैबलेटिक मास के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। इसमें आपका मैग्नीशियम स्टेरेट, कैल्शियम मैग्नीशियम स्टेरेट्स आते हैं। एंटीएडरेंट क्या होते हैं? आपके टैबलेटिक मटेरियल को स्टिकिंग पिकिंग से बचाते हैं, मतलब डाइवॉल या पंच फेसेस पर अडेरेंस से रोकते हैं। एग्जाम्पल इसके मैग्नीशियम स्टेरेट, टेल्क और स्टार्च होते हैं। लेकिन यहाँ पर टेल्क के बारे में पूछा गया है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो लुब्रिकेंट तो अगर देखें ओवरऑल देखें तो लुब्रिकेंट होते हैं, लेकिन अगर बेसिक कैटेगरी में जाए तो ग्लाइडेंट होते हैं। आंसर इसका कुछ भी हो सकता है, लुब्रिकेंट ग्लाइडेंट बोथ, लेकिन बेस्ट आंसर जो होगा हमारे पास वो होगा आपका लुब्रिकेंट एंड ग्लाइडेंट, दोनों होंगे इसके आंसर। क्यों? क्योंकि लुब्रिकेंट कैटेगरी का ये मटेरियल है और ग्लाइडेंट है। हालांकि देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी ग्लाइडेंट लुब्रिकेंट एंटीग्लाइडेंट रहते हैं वो ओवरलैपिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओवरलैपिंग प्रॉपर्टी शो करने का मतलब क्या होता है कि मतलब एक से ज्यादा काम कर सकते हैं। तो मतलब जो टाल्क होता है वो आपका लुब्रिकेंट ग्लाइडेंट दोनों का काम कर सकता है, और जो आपका दूसरे कैल्शियम मैग्नीशियम स्टेरेट है वो एंटी एडरेंट का भी काम कर सकते हैं, लुब्रिकेंट ग्लाइडेंट का। तो मतलब एक से ज्यादा फंक्शन करते हैं। तो आंसर यहाँ पर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द पॉलीमर यूज फॉर द एंटेरिक कोटिंग ऑफ टैबलेट। तो सबसे पहले एंटेरिक कोटेड टैबलेट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि ऐसी टैबलेट होती है जो अपना डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन स्टमक में ना करके कहां पर करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि कुछ कारण है उसके पीछे की ड्रग यदि मान लीजिए आपके गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट में डिग्रेड हो रही है, या आपकी ड्रग गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट कर रही है, या फिर कोई लोकल डिसीज है जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर ही आपको ड्रग का रिलीज को लेना है, तो आप पीएच सेंसिटिव स्मार्ट पॉलीमर यूज करेंगे जो एल्कलाइन पीएच पर अपना डिसोल्यूशन शो करते हैं। देन उसके बाद टैबलेट एक्सपोज होती है और वो डिसइंटीग्रेट होकर ड्रग को रिलीज करती है। तो यहाँ के इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं बच्चों, एंटेरिक पॉलीमर, नॉर्मल पॉलीमर नहीं होते। सेलुलोज एसीटेट थैलेट, यूड्राजेट, यूड्राजेट के बारे में बात करें, यूड्राजेट, यूड्राजेट एल एंड एस, जीन, शेलाक, इसके अलावा एचपीएमसी, एचपीएमसी थैलेट। तो थैलेट्स और यूड्राजेट, जीन, शेलाक ये सब आपके एंटेरिक कोटिंग मटेरियल होते हैं। ये नॉर्मली फिल्म कोटिंग मटेरियल है। ये आपका यूजुअली प्लास्टिसाइजर के तौर पर यूज करते हैं। हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज, ठीक है ना, ये भी आपका नॉर्मल आपका फिल्म कोटिंग मटेरियल। लेकिन पॉलीविनाइल एसिटेट थैलेट, इसमें एक एग्जांपल और जुड़ रही है, पीवीपी थैलेट। देखिए ये मैं यहां पर मिसिंग था, वही आंसर है। थैलेट, थैलेट जिसमें जुड़ा हुआ है वो एंटेरिक होगा, क्योंकि थैलेट क्या होते हैं? आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। थैलेट जितने भी एसिडिक नेचर के होते हैं तो पीएच जैसी एल्कलाइन होती है डिसॉल्व होने लगते हैं, क्योंकि आप गैस्ट्रिक पीएच पर ये क्या होते हैं? आपके एसिडिक पीएच है तो एसिडिक पीएच पर ये डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन पीएच जैसी एल्कलाइन होती है आयोनाइज हो जाते हैं और डिसॉल्व हो जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। विच टेस्ट इज परफॉर्म टू असेस द एबिलिटी ऑफ टैबलेट टू विथस्टैंड द अब्रेशन इन पैकेजिंग, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है? टैबलेट की प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया है। इनमें से कौन सा एक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि आपकी जो टैबलेट है किसी टाइप का अब्रेशन, जो कि पैकेजिंग के दौरान, अब्रेशन मतलब शॉक या कुछ भी फ्रिक्शन या फिर टकराव जो भी है, वो फ्रिक्शन के दौरान और पैकेजिंग के दौरान, हैंडलिंग के दौरान, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान झेलने में सक्षम है कि नहीं।
उसको टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट लगाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन से हम देखते हैं हार्डनेस टेस्ट, फ्राइबिलिटी टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट। तो यहाँ पर बच्चों हार्डनेस टेस्ट से टैबलेट की हार्डनेस देखते हैं कि टैबलेट का कितनी आसानी से टूट रही है या उसका डिसइंटीग्रेशन कैसा होगा, ये हम थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं। लगे हार्डनेस अनऑफिशियल टेस्ट है। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट मतलब इसमें ये देखते हैं कि टैबलेट स्मॉल पार्टिकल में कितने टाइम में टूटती है। ये हर किसी टैबलेट का नहीं लगाते, कुछ स्पेसिफिक टैबलेट का ही टेस्ट परफॉर्म करते हैं। डिसोल्यूशन टेस्ट में हम ये देखते हैं कि ड्रग कितनी आसानी से आपकी टैबलेट या टैबलेट के पार्टिकल से रिलीज हो रही है, कितने टाइम में रिलीज हो रही है, तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन टेस्ट। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा है हमें इन टेस्ट के थ्रू कि जो ये बता सके कि अबरेशन को जो अबरेशन के अगेंस्ट आपकी टैबलेट है ये स्टेबल है। तो वो पता लगता है आपको फ्राइबिलिटी टेस्ट से। फ्राइबिलिटी टेस्ट हम रोचे फ्राइब्रेटर की हेल्प से हम फ्राइबिलिटी टेस्ट लगाते हैं और फ्राइबिलिटी टेस्ट में क्या देखते हैं कि आपकी टैबलेट इन शॉक्स के अगेंस्ट किसी भी जो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन या पैकेजिंग या हैंडलिंग के दौरान उसको लगते हैं उसमें टूट फूट कितनी हो रही है उसको हम देखने के लिए क्या टूट फूट हो रही है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हम फ्राइबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं? फ्राइबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो फ्राइबिलिटी टेस्ट एक ऑफिशियल टेस्ट है, मैं आपको बता देता हूं। ये तीनों टेस्ट जो है आपके ऑफिशियल टेस्ट है, ये अनऑफिशियल टेस्ट है बट लेकिन परफॉर्म किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट द कलरेंट आर एडेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों सबसे पहले शुगर कोटिंग की स्टेप्स को देख लें। शुगर कोटिंग में सबसे पहले सील कोटिंग होती है। सील कोटिंग के बाद आपकी सब कोटिंग होती है। सब कोटिंग के बाद आपकी सीरपिंग होती है। सीरपिंग के बाद एक फोर्थ स्टेप और होती है पॉलिशिंग। ये 4 स्टेप में पूरी आपकी शुगर कोटिंग, मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है शुगर कोटिंग, बहुत सारी स्टेप्स होती हैं। तो सील कोटिंग में हम वाटर प्रूफिंग करते हैं, सब कोटिंग में हम एजेस की राउंडिंग करते हैं, पॉलिश सिरपिंग में आपको टैबलेट को पूरा स्मूथ करते हैं, राउंडिंग एक तरीके से। और इसी सिरपिंग स्टेप में हम कलर ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सिरपिंग में क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज होता है। तो एक्वस सॉल्यूशन में हम बड़ी आसानी से हम कलर्स को ऐड कर सकते हैं और कलर अपना इंपैक्ट दे सकते हैं। तो यहां पर सील कोटिंग, सब कोटिंग या पॉलिशिंग नहीं होगा, सीरप कोटिंग होगा। क्या होगा? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सीरप कोटिंग। सीरप कोटिंग में ही कलरों का कलरेंट का ऐड किया जाता है हमारे किसमें, आपके शुगर कोटिंग में। ओके, चलिए दोस्तों, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप देख ही रहे होगे, आपको क्वेश्चंस का लेवल देख रहे होगे आप कि किस तरीके के क्वेश्चन है। तो डेफिनेट सी बात है कि आपकी तैयारी को इन क्वेश्चंस के थ्रू एक नई हाइट मिल सकती है, एक नया लेवल मिल सकता है। तो ये सारी के सारी क्वेश्चंस चुन चुन के लाए गए हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो आपको डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आंसर क्या हो जाएगा? सीरप कोटिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द टर्म यूज टू डिस्क्राइब एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन टैबलेट। ये वर्ड मैंने 2 बार 2 क्वेश्चन में बोला था, 2 बार बोला था, तो मतलब आपको आंसर तो क्लिक कर गया होगा इस क्वेश्चन का। तो यहां पर देखें आंसर, क्वेश्चन ऑप्शन देखें, चिपिंग, मॉडलिंग, डबल इंप्रेशन, लेमिनेशन। तो चिपिंग का मतलब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ स्मॉल पीसेस, चिप्स मतलब होता है स्मॉल पीसेस ऑफ टैबलेट फ्रॉम द मेन पार्ट ऑफ टैबलेट, इसको बोलते हैं चिपिंग। डबल इंप्रेशन मैंने आपको बताया था कि जब आपकी टैबलेट मशीन में इनकरेक्टनेस होती है तो उसके कारण क्या होता है कि एक मेन इंप्रेशन के बाद एक हल्का सा इंप्रेशन और आता है टैबलेट के ऊपर, जिसके कारण 2 तरीके के लोगो, इस तरीके से अगर देखें, जैसे मान लीजिए ये लोगो है तो इस तरीके का एक लोगो और आ जाता है उसके ऊपर। ये बाइसेक्ट ऐसा बना हुआ है तो एक और बाइसेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको बोलते हैं डबल इंप्रेशन। तो डबल इंप्रेशन जैसा तो कुछ है नहीं। लेमिनेशन क्या होता है? सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू लेयर्स, इसको बोलते हैं हम लेमिनेशन। तो ये भी नहीं होगा। तो ना ही चिपिंग, ना ही डबल इंप्रेशन, ना ही लेमिनेशन। मॉडलिंग, मॉडलिंग इज द कलर वेरिएशन प्रॉब्लम। कलर वेरिएशन प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो आपकी टैबलेट है वो आपके इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर हो गया, आपने कलरिंग एजेंट ऐड किया है तो कलर प्रॉपर्ली मिक्स नहीं किया है, या फिर ऐसा हुआ कि यहाँ पर आपके ड्रग और एक्सिपिएंट का कलर अलग अलग है, जिसके कारण आपको ये मॉटलिंग दिखाई दे रही है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर या अनइवननेस ऑफ द कलर कॉल्ड द मॉटलिंग। मॉटलिंग मतलब कलर वेरिएशन रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो चलिए आंसर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सब कोटिंग इज गिवन टू दी टैबलेट। चलिए सब कोटिंग से आ गया। सब कोटिंग क्या होती है हमारे दिमाग में एकदम से क्लिक करना चाहिए। सब कोटिंग इज द सेकंड स्टेप ऑफ दी
फिल्म कोटिंग, ओ सॉरी शुगर कोटिंग, यस शुगर कोटिंग की स्टेप है। किससे रिलेटेड है बच्चों? ये शुगर कोटिंग से रिलेटेड है। तो शुगर कोटिंग से रिलेटेड है, डेफिनेट सी बात है। अगर हम इसको देखें तो ऑप्शंस पहले देखते हैं, फिर हमें आंसर मिलेगा। टू इंक्रीज द बल्कीनेस, टू अवॉइड, अवॉइड नहीं, टू अवॉइड डिटेरियोरेशन ड्यू टू माइक्रोबियल अटैक, टू प्रेजेंट द सॉल्युबिलिटी इन एसिडिक मीडियम, टू अवॉइड द स्टिकनेस। अरे यहाँ पर तो ऑप्शन ही ऐसी नहीं है कि जिनसे लड़ा जा सके, यहाँ पर तो डिफरेंट ही, ठीक है ना। सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर टैबलेट पर माइक्रोबियल अटैक नहीं होता, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है। टू प्रेजेंट द सॉल्युबिलिटी इन एसिडिक मीडियम, सॉल्युबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है इसका। टू अबाउट द स्टिकनेस, स्टिकनेस को एंटीएडरेंट रोकते हैं, सब कोटिंग नहीं रोकती। तो जो टैबलेट है, टैबलेट में सेकंड स्टेप होती है जिसमें हम राउंडिंग ऑफ टैबलेट करते हैं। टैबलेट के जो एजेस रहते हैं, सील कोटिंग के बाद, सील कोटिंग इज द फर्स्ट स्टेप। सील कोटिंग के बाद आपकी टैबलेट के एजेस अनइवन हो जाते हैं, उनको राउंड करने के लिए हम सब कोटिंग करते हैं। सब कोटिंग में 3 से 4 कोट कम से कम अप्लाई करते हैं, जिसके कारण टैबलेट का बल्क इंक्रीज हो जाता है, टैबलेट का मास इंक्रीज हो जाता है, टैबलेट का वेट अप टू 100% तक इंक्रीज हो जाता है। तो मतलब यहां पर बल्कीनेस इंक्रीज हो जाती है। तो सब कोटिंग क्या करती है? बल्कीनेस प्रोवाइड करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज्ड इन च्यूबल टैबलेट फॉर्मूला इज। स्वीटनिंग एजेंट, तो च्यूबल टैबलेट का एक और क्वेश्चन आ गया। च्यूबल टैबलेट आपने देखा था कि आपकी मल्टीविटामिन टैबलेट्स जो है आपकी च्यूबल टैबलेट्स होती है, लेकिन इनमें आपको रिकॉल करना पड़ेगा, थोड़ा सा जाना पड़ेगा कंसेप्ट कंसेप्ट पर। जब च्यूबल टैबलेट्स की बात आती है तो उसमें एक एक्सिपिएंट होता है जो मुख्यतः यूज किया था, प्राइमरली यूज किया जाता है। चलिए पहले ऑप्शंस देखते हैं, फिर उस एक्सिपिएंट को रिकॉल करेंगे। सुक्रोज, साइक्लामेट सोडियम, सैकरिन सोडियम, मैनिटोल। देखिए सभी के सभी स्वीटनिंग एजेंट है। सुक्रोज आपका नेचुरल है, मैनिटोल नेचुरल है, साइक्लामेट सोडियम और सैकरिन सोडियम सिंथेटिक है। लेकिन ना ही सुक्रोज यूज किया जाता है, ना ही साइक्लामेट सोडियम यूज किया जाता है, ना सैकरिन सोडियम यूज किया जाता है। साइक्लामेट तो वैसे भी बैन हो चुका है, सैकरिन सोडियम से भी हम बचते हैं, कार्सिनोजेनिक है। सुक्रोज थोड़ा सा कॉस्टली है, और सुक्रोज को हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, सुक्रोज को हम कोशिश करते हैं कम से कम यूज करें, क्योंकि आपके डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए ये हार्मफुल हो सकता है। और दूसरी चीज क्या होती है कि ये कॉस्टली भी ज्यादा होता है। लेकिन बात यहाँ च्यूबल टैबलेट्स की आती है तो वहां हम मैनिटोल को प्रायोरिटी देते हैं। किसको बच्चों? मैनिटोल। मैनिटोल एक ऐसा एक्सिपिएंट है जो मेनली च्यूबल टैबलेट्स में यूज करते हैं, क्योंकि ये जो नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जिसके कारण हमें कूलिंग सेंसेशन मिलता है माउथ माउथ कैविटी में, और जिसके कारण हम टैबलेट को लंबे समय तक बिना किसी रिजेक्शन के होल्ड कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मैनिटोल। जब बात आती है च्यूबल टैबलेट्स की, तब आपको सीधा जोड़ के देखना है मैनिटोल। मैनिटोल मतलब च्यूबल टैबलेट, च्यूबल टैबलेट्स मतलब मैनिटोल। आंसर डी, यस डी इज द राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड इन इवोल्यूशन ऑफ टैबलेट। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो इवोल्यूशन ऑफ टैबलेट में अगर हम बात करें तो कौन कौन से टेस्ट लगाते हैं? देखिए मैं पहले टेस्ट रिकॉल कर देता हूं ताकि आपको पता रहे। तो यहां पर देखिए आपके टेस्ट कौन कौन से लगते हैं, जैसे आपका कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, वेट वेरिएशन, मैं आपको ऑफिशियली बता देता हूं, डिसइंटीग्रेशन, डिजोल्यूशन, ठीक है ना, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, वेट वेरिएशन, डिसइंटीग्रेशन, डिजोल्यूशन, और आपका फ्राइबिलिटी। ये आपके ऑफिशियल टेस्ट हो गए एक तरीके से। उसके बाद अगर हम देखें, बात करें बच्चों, तो अनऑफिशियल में आपका हार्डनेस हो गया, और कलर कलर का कलर टेस्ट हो गया, शेप एंड साइज हो गया। चलिए अब आप आंसर बड़ा ही आपको निकल के आ जाएगा। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। डिसोल्यूशन टेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। वेट वेरिएशन टेस्ट बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन एंगल ऑफ रिपोज, ये तो आपका फ्लो प्रॉपर्टी मेजरमेंट का एक पैरामीटर होता है। पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी जितनी ज्यादा एंगल ऑफ रिपोज, उतनी बेकार फ्लो प्रॉपर्टी, उतनी पुअर फ्लो प्रॉपर्टी। तो आंसर बच्चों क्या हो जाएगा यहां पर? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, ए इज द राइट आंसर। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज यूज नहीं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिल्म डिफेक्ट इन द टैबलेट। टैबलेट का कोटिंग का कौन सा डिफेक्ट नहीं है? ब्लिस्टरिंग, फ्लैकिंग, ऑरेंज पील, मॉटलिंग। तो बच्चों यहां पर बताना चाहूंगा ब्लिस्टरिंग
पी आपका डिफेक्ट होता है टैबलेट का, ऑरेंज पील भी होता है, मॉटलिंग भी होता है। बट फ्लैकिंग इज नॉट अ टैबलेट डिफेक्ट। फ्लैकिंग इज द डिफेक्ट ऑफ ग्लास कंटेनर। फ्लैकिंग एंड वेदरिंग ये ग्लास कंटेनर का डिफेक्ट है। तो बच्चों यहां पर आंसर जो हमारा होगा बड़ा सीधा साधा आंसर है क्या? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा बच्चों? बी इज द राइट आंसर, ये ही करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए। Poorly manufactured tablet may have small pinholes on the surface. This phenomena is known as। आपकी कोई टैबलेट है, इसकी सरफेस पर छोटे छोटे पिन होल्स टाइप के बन गए, तो इसको क्या बोलेंगे? मॉटलिंग, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, लीचिंग होता नहीं है, क्रैकिंग जब क्या होता है, जब आपका इंटरनल स्ट्रेस बढ़ जाता है तो टैबलेट आपकी इस तरीके से टैबलेट की फिल्म है जो टूट जाती है। लेकिन यहां पर पिकिंग के बारे में बात करें, पिकिंग, तो पिकिंग में क्या होता है? स्मॉल पिन होल्स टाइप के बन जाते हैं टैबलेट के सरफेस के ऊपर। पिकिंग उसको बोलते हैं, पिकिंग, क्योंकि आपका जो टैबलेटिंग जो कोटिंग मटेरियल है वो हल्का सा रिमूव हो गया है, जिस कारण स्मॉल पिन होल्स जैसे बन गए, उसको हम आपका पिकिंग के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? पिकिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग is a solid dosage form excipient which can play the role of a diluent, disintegrant, glidant, lubricant, pore channel former। अरे वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। डाइल्यूएंट का भी काम करे, डिसइंटीग्रेंट का भी काम करे, ग्लाइडेंट का भी काम करे, लुब्रिकेंट का भी, पोर चैनल फॉर्मर, तो कौन होगा? लैक्टोज तो केवल डाइल्यूएंट का काम करता है। इथाइल सेलुलोज आपका कोटिंग मटेरियल है। यूड्राजेट आरएल ये भी आपका कोटिंग पॉलीमर है। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज एमसीसी, ये सारे काम की जिम्मेदारी किसकी है? माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज की। तो माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज वह एक्सिपेंट होता है जो इतनी सारी प्रॉपर्टी शो करता है। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आपके लिए, बट पढ़ने वाले बच्चों के लिए, और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो भी इसको ध्यान दें इस क्वेश्चन को। द मेलार्ड रिएक्शन, मेलार्ड रिएक्शन क्या होती है? इज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ अमाइन ड्रग विथ यूज्ड इन टैबलेट। मेलार्ड रिएक्शन में क्या होता है? मेलार्ड एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें अमाइन कंटेनिंग ड्रग को, यदि अमाइन कंटेनिंग ड्रग को यदि हम क्या करें, अमाइन कंटेनिंग ड्रग को यदि हम क्या करें, किसी रिड्यूसिंग शुगर लाइक लैक्टोज के साथ फॉर्मुलेट करें इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम स्टीरेट, तो क्या हो जाता है? डिस्कलरेशन ऑफ टैबलेट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पॉलीफर्फ्यूरिल्डिहाइड कंपाउंड। डिस्कलरेशन ऑफ टैबलेट, ये डिस्कलरेशन ऑफ टैबलेट। तो यहां पर लैक्टोज के साथ अमाइन कंटेनिंग ड्रग ने क्या किया? ये डिस्कलरेशन ऑफ टैबलेट किया, इसको बोलते हैं मेलार्ड रिएक्शन। तो लैक्टोज क्या होता है? डाइल्यूएंट का काम करता है। तो कभी भी लैक्टोज को अमाइन कंटेनिंग ड्रग के साथ जैसे आइसोनियाजाइड या बेक्लोफेन के साथ फॉर्मुलेट नहीं करेंगे। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, सिंपल है। तो डिसइंटीग्रेंट जी नहीं, बाइंडर जी नहीं, ग्लाइडेंट जी नहीं, डाइल्यूएंट आंसर होगा, क्योंकि ये लैक्टोज की बात हो रही है। तो बच्चों यहां पर जो करेक्ट आंसर हमारा होने जा रहा है इस क्वेश्चन का, वो है आपका सी इज द राइट आंसर। चलिए, आंसर सी। तो बच्चों ये थे आपके 25 क्वेश्चन जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम से लिए गए थे, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम हो, चाहे आपका एमसीआरई एग्जाम, एमसीआरई फार्मासिस्ट 2025 एग्जाम हो। तो बच्चों अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगा के तैयारी करिए। मंजिल नजदीक है, मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो बच्चों आप तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको उनको लगना चाहिए कि हाँ की तैयारी करनी चाहिए, हमें तैयारी शुरू करनी चाहिए। एग्जाम कभी भी हो सकता है, इसलिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।